अस्सलाम वालेकुम। आई एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल समाज बायोलॉजी विद समी समा। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था सेल का लास्ट ऑर्गेनली जो न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस में फिर हमने कहा कि न्यूक्लियस को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन, उसके सेल मेम्ब्रेन और उसके बाद न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन उनके बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम और डीएनए के बारे में कि क्रोमोसोम क्या होता है और डीएनए क्या होता है। तो इसको क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको ओवरऑल चला लेता तो एक लंबी सी वीडियो बन जाती। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा इसको डिवाइडेड करूँगा। तो उसके बिना बिना पे मैंने इसको आज हम स्टार्ट करने वाले कि क्रोमोसोम क्या होता है और डीएनए क्या होता है। तो उसका मुकम्मल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, डिस्कवरी, साइज सब हम आज इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मेरा मामूल है कि जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूँ उससे पहले उसके स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा एनालिसिस करूँगा कि उसके स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है और उसकी जो है शेप क्या होती है और उसकी जो कंपोजिशन, डिस्कवरी। तो उसके बाद हम आएंगे आपकी किताब के हिसाब से उसको मज़ीद इसको डिटेल में जिस जो पॉइंट्स थे उसको भी आपके साथ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में आप फोकस करें कि जैसे कि हमने स्टार्ट किया था, क्या सेल स्टार्ट किया था, ठीक है। जैसे कि सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक में। उसके बाद न्यूक्लियस को हमने जो है पढ़ा, जिसमें रॉबर्ट बोरो ने इसको डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो क्रोमोसोम होगा, ठीक है। क्रोमोसोम भी कहाँ पे मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर ये मौजूद होती है, क्या? क्रोमोसोम। अब हम आते हैं क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम जो है ग्रीक ज़ुबान से निकला है, ठीक है। दो अल्फाज से, क्रोमा विच मीन कलर, ठीक है। दूसरा सोमा, ठीक है, जिसका मतलब है बॉडी, ठीक है। तो इसका ओवरऑल मतलब क्या हुआ कि वो स्ट्रक्चर जो स्टैनिंग के दौरान क्या करता है, कलर अब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से उसको नाम दिया था क्रोमोसोम का। क्योंकि जब डाई किया गया, ठीक है, जो है सेल को, ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस जो है कलरफुल हुआ। तो इन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसी मटेरियल है जो इसको अब्जॉर्ब करती है, तो इनको नाम दिया था क्रोमोसोम का, ठीक है। क्रोमा मीन कलर एंड सो मीन बॉडी, ठीक है। तो क्रोमोसोम को सबसे पहले जो है डिस्कवर किया था वेल्टर वेल्टर फ्लेमिंग ने। इसको 1882 में, यानी 1822 में इसको इसने डिस्कवर किया था, ठीक है, सेल न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और जो क्रोमोसोम का जो साइज़ है, ठीक है, अगर मैं लंबाई में बात करूं, ठीक है, इसका जो साइज़ है वो 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसका 5 सेंटीमीटर होती है। अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूं, ठीक है, विड्थ की बात करूं, ठीक है, इस विड्थ की बात करूं, तो इसका जो साइज़ है ये 400 नैनोमीटर। इस क्रोमोसोम के अंदर यानी 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। 140 मिलियन इसके अंदर, यानी न्यूक्लियोटाइड एक डीएनए के अंदर होती है, एक क्रोमोसोम के अंदर होती है। अब हम आते हैं कि क्रोमोसोम की जो एक सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल, वो डिपेंड करता है स्पीशी पे कि कौन से स्पीशीज से किस जो है ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। तो उस बिना पे ये तादाद में फ़र्क आ जाती है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात करूँ, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इंसान के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद है वो 46 होती है, ठीक है। इसी तरह मोंकी, ठीक है, मोंकी के अंदर जो है ये 48 क्रोमोसोम्स होती है, ठीक है। इसी तरह कैमल में, कैमल ऊंट, ठीक है, कैमल ऊंट के अंदर जो है ये 70 क्रोमोसोम्स की तादाद होती है। और इसी तरह माउस में, ठीक है, माउस में इसकी तादाद 40 होती है, ठीक है, यानी 40 क्रोमोसोम। यानी वो डिपेंड करता है कि स्पीशीज़ के ऊपर कि उसकी न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसी तरह फ्रॉग है, ठीक है, फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग के अंदर 26 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसी तरह अनी बी, अनी बी, ठीक है, अनी बी के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद है वो 32 क्रोमोसोम्स होती है। इसी तरह मॉस्किटो, मॉस्किटो के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद है वो 6 है, ठीक है। मॉस्किटो जो मच्छर है उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद कितना है? 6 है। और इसी तरह फ्रूट फ्लाई, फ्रूट
फ्लाई, ठीक है, उसके अंदर 8 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं प्लांट की बात करूं, प्लांट्स की स्पीशीज़ की बात करूं, तो इसमें शुगर कैन, ठीक है, शुगर कैन के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद है वो 80 होती है, ठीक है, ये 80 क्रोमोसोम्स होती है शुगर कैन के अंदर। और इसी तरह अगर मैं फर्न्स की बात करूं, फर्न्स प्लांट्स की, तो इसमें 500 से लेकर 1000 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसी तरह कॉर्न है, ठीक है, कॉर्न, और इसमें 20 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसके अलावा आपकी किताब में और भी क्रोमोसोम्स के हवाले से वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जर्नल इसकी परसेंटेज था, यानी इनकी तादाद था, नंबर था मुख्तलिफ सेलों के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा जो है सेल का जो हेरिडेटरी मटेरियल भी जो है क्रोमोसोम के अंदर होती है। और इसको सबसे पहले बाय कार्ल कैरेन ने 90 में कहा कि ये क्रोमोसोम्स के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, यानी हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल इज़ दैट थिंग जो एक करेक्टर, एक इंफॉर्मेशन जो नस्ल दर नस्ल चली जाती है, यानी पेरेंट्स से डाटर में। तो उसके हवाले से जो है कार्ल कैरिन ने 19 में कहा कि क्रोमोसोम इज़ अ हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है, हेरिडिटरी मटेरियल उसने इसके बारे में कहा, ठीक है। और क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है, 60% इसमें प्रोटीन होती है, ठीक है, और 40% इसमें डीएनए होती है, ठीक है, 40% इसमें डीएनए होती है। अब हम इस डायग्राम से समझेंगे कि क्रोमोसोम और डीएनए में अक्सर स्टूडेंट का मुझसे क्वेश्चन होता है कि सर ये क्रोमोसोम कहाँ पे होते हैं, डीएनए कहाँ होते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट वो पूछते हैं कि क्रोमोसोम और डीएनए में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक क्या है, ये ऐसे समझो एक रूल है, ठीक है। अब क्या है, ये एक रूल है। अब इस रूल को अगर मैं इसमें से ये निकाल दूं, ठीक है, अब इसको हम क्या कहेंगे, धागा, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, धागा, यानी फाइबर। अब इस फाइबर को जब हम किसी चीज़ के ऊपर लपटेंगे, ठीक है, अब धागा वही धागा है, लेकिन जब इसको लिपटेंगे तो ये बन जाता है रूल। तो बिल्कुल इसी तरह ये क्रोमोसोम है। मिसाल के तौर पर मैं आप एग्जाम्पल समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम है, जब मैं क्रोमोसोम को खोलूंगा तो उसमें से निकलेगा क्या, डीएनए निकलेगा। तो ये फ़र्क है, ठीक है। इट्स क्वाइल्ड फॉर्म इज कॉल्ड क्रोमोसोम, डीएनए क्वाइल्ड फॉर्म इज कॉल्ड क्रोमोसोम, ठीक है। अब इसको हम अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डीएनए के हवाले से। अब डीएनए को समझने के लिए इस डायग्राम से आप समझेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है। और इसका जो चौड़ाई है कितना है, 400 नैनोमीटर, ठीक है, 400 नैनोमीटर। और इसका जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर इसका लंबाई है। अब जब मैं एक क्रोमोसोम को खोलूंगा, ठीक है, क्रोमोसोम को खोलूंगा, क्योंकि डीएनए यहाँ पे क्वाइल्ड नहीं बल्कि सुपर क्वाइल्ड फॉर्म में है, ठीक है। सुपर क्वाइल्ड फॉर्म किसको कहते हैं, जब आप किसी चीज़ को लिपटते हो, ठीक है, लिपटते हो, ठीक है, ये इतना लंबा होता है, इतना लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है, फिर उसको वापस उठाकर आप लपेटते हो, इसको कहते हैं सुपर क्वाइल्ड फॉर्म। तो सुपर क्वाइल्ड फॉर्म में है, ठीक है। जब हम इसको खोलते हैं तो फिर ये आ जाता है कितने नैनोमीटर में, 700 नैनोमीटर में आ जाता है। जब इसको मज़ीद हम खोलेंगे तो फिर ये आ जाता है किसमें, 300 नैनोमीटर में आ जाता है। फिर इसके बाद मज़ीद हम इसको खोलेंगे तो ये 30 नैनोमीटर में आ जाता है। अब 30 नैनोमीटर में आप देखिए एक बॉल की तरह आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, एक बॉल की तरह आपको ये नज़र आ रहा है। ये बॉल क्या है, एस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। जैसे कि हमने जो है क्रोमोसोम में पढ़ा कि क्रोमोसोम में 60% प्रोटीन होता है और 40% उसमें डीएनए होते हैं। तो प्रोटीन कहाँ पे होता है, ये एस्टोन प्रोटीन की फॉर्म में होती है, और इसके ऊपर उस प्रोटीन के ऊपर जो है डीएनए को लिपटा गया है, ठीक है, ओवरलैप किया गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको सुपर क्वाइल। फिर मज़ीद हम खोलेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाता है क्या, निक्लोसोम, ठीक है। ये एक क्या है, निक्लोसोम है, यानी 2 एस्टोन यानी 4 एस्टोन प्रोटीन और उसके ऊपर जो है डीएनए लिपटा हुआ है, इसको हम कहेंगे क्या,
न्यूक्लियोसोम, ठीक है, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। जब हम न्यूक्लियोसोम से जब डीएनए को उतारेंगे तो हमें इसके दो स्टैंड मिलेंगे, ठीक है, एक ये स्टैंड है और ये एक, यानी वन स्टैंड और ये टू स्टैंड। और इस डीएनए के ऊपर सबसे पहले हमें वैटसन और क्रिक दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम था जेम्स, यानी जॉन वैटसन, और दूसरा था फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। ये कब 1953 में सबसे पहले मॉडल पेश किया था, किसका, डीएनए का, ठीक है, डीएनए का हमें मॉडल पेश किया था कि डीएनए दो स्टैंड से बना हुआ है और उसके अंदर अब डीएनए का जो साइज़ है वो कितना है, 2 नैनोमीटर इसका साइज़ होती है, ठीक है, इसका साइज़ कितना होता है, 2 नैनो, यानी एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड के जो फासला है, ठीक है, यानी उसके इसका यानी एक स्टैंड दूसरे स्टैंड, यानी इसकी लंबाई कितना है, 2 नैनोमीटर। अब हम आते हैं कि इस डीएनए के अंदर क्या होती है। डीएनए दो स्टैंड से बना हुआ है। अब इस स्टैंड किस चीज़ से बना हुआ है, डेफिनेटली वो बने हुए किस चीज़ से, जैसे कि उसमें वैटसन और क्रिक ने कहा कि उसमें 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस मौजूद है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, और इसके साथ शुगर यानी राइबोस शुगर। जैसे कि आपने डीएनए का जो एब्रीवेशन है, फॉर एग्जांपल जो डीएनए का एब्रीवेशन क्या है, डीएनए, ठीक है, डीएनए स्टैंड फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डी मीन टू यानी निकलना, ठीक है, किसी चीज़ से कोई चीज़ निकल जाए। क्या निकल जाता है, ऑक्सीजन, कहाँ से, राइबोस शुगर, ठीक है, राइबोस शुगर से जब कोई एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकल जाता है, ठीक है, तो फिर ये हो जाता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक। न्यूक्लिक मीन न्यूक्लियस में पाया जाता है, एसिड मीन इसका पीएच जो है एसिडिक है, तो इसकी वजह से इसको जो है डीएनए कहा जाता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि यहाँ से आपको एक कंसेप्ट मिल गया कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, ठीक है। वैसे वो राइबो न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन उससे आरएनए होता है, ठीक है। जब उससे एक ऑक्सीजन निकल जाता है, दो स्टैंड आपस में मिल जाते हैं, तो उस टाइम वो क्या बन जाता है, डेफिनेटली डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हम आते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स को समझते हैं। ये हमारे पास है डीएनए, ठीक है, ये हमारे पास है डीएनए, ठीक है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डी मीन निकलना, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन का, कहाँ से, राइबोस से, और ये न्यूक्लियस में पाया जाता है और एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। तो ये हमारे पास है डीएनए के दो स्टैंड, एक ये स्टैंड है और दूसरा ये स्टैंड है, ठीक है, वन स्टैंड और ये टू स्टैंड। अब इसमें देखिए आगे आपको मिलेगा क्या, ये आपको ये नाइट्रोजीनियस बेसिस है, ठीक है, ये है नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है, ये नाइट्रोजीनियस बेस है। और ये हमारे पास मौजूद है राइबोस, ठीक है, राइबोस शुगर, ठीक है, ये हमारे पास राइबोस शुगर। और ये जो तीसरा हमें नज़र आ रहा है, ये फास्फेट ग्रुप, ठीक है, इसको हम कहेंगे फास्फेट ग्रुप, ठीक है, फास्फेट ग्रुप। अब एक स्टैंड और दूसरा स्टैंड, और इसमें जो फास्फेट और राइबोस शुगर है एक बैकबोन का किरदार अदा कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बैकबोन का किरदार, यानी एक स्टैंड दूसरे स्टैंड को मिलाने में हाइड्रोजन बॉन्ड का किरदार है, ठीक है। जैसे एडेनिन और थाइमिन के दरमियान में, ठीक है, एडेनिन फॉर एग्जांपल ये एडेनिन है, ठीक है, और ये थाइमिन है, ठीक है, ये नाइट्रोजीनियस बेसिस है। इनमें दो बॉन्ड होते हैं, वन हाइड्रोजन बॉन्ड, टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जबकि ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है, ये भी नाइट्रोजीनियस बेसिस है। इनके दरमियान एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में आ सकती है कि एडेनिन और थाइमिन के दरमियान में कितना बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान में कितना बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजीनियस बेसिस है और ये राइबोस शुगर है, ठीक है। और इसको ओवरऑल, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस है, ठीक है, और ये हमारे पास है नाइट्रोजीनियस
बेस, और ये हमारे पास है राइबोज, ठीक है, और ये हमारे पास है फास्फेट ग्रुप। अब ये तीनों को कंबाइनली कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जैसे कि कहा गया कि एक क्रोमोसोम के अंदर 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। एक क्रोमोसोम के अंदर, एक क्रोमोसोम के अंदर 140 मिलियन मिलियन न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, 140 न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है, डीएनए और क्रोमोसोम का। अब हम आते हैं कि आपकी बुक्स में इसके हवाले से क्या लिखा हुआ है। अब हम बुक से रीडिंग करेंगे, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था। ये आज हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक होगा सेल के हवाले से, ठीक है, वो होगा क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम को समझते हैं कि क्रोमोसोम होता क्या है, ठीक है। क्रोमोसोम, क्रोमस, ठीक है, लफ्ज़ ग्रीक ज़ुबान के लफ्ज़ क्रोमस से निकला है, विच मीन कलर, ठीक है, कलर बॉडी। सोमा मीन बॉडी, ठीक है, सोमा मीन बॉडी। क्रोमोसोम क्रोमोसोम इज़ आईडी कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि कंडेंस फार्म ऑफ क्रोमेटिन इज कॉल्ड क्रोमोसोम। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ये मिक्स फार्म है, क्रोमोसोम मिक्स फार्म है, तो इसको हम क्रोमेटिन कहेंगे। लेकिन अगर वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, एक एक हो जाएंगे, अलग अलग होंगे, तो उस टाइम उसको हम क्रोमोसोम कहेंगे। सीन ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान ही हमें क्रोमोसोम नज़र आते हैं, अदरवाइज वो क्रोमेटिन की फॉर्म में, मिक्स फॉर्म में पड़े हुए, यानी न्यूक्लियोप्लाज्मा में ऐसे ही मिक्स फॉर्म में एक दूसरे के पास ओवरलैप की शक्ल में पड़े हुए होते हैं। आफ्टर डीपली ऑब्जर्व बेसिक डाइंग ड्यूरिंग द स्टेनिंग ऑफ दस डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब इसको जो है डाई किया गया, कलर किया, तो उसने जज़ब किया, ठीक है, उस कलर को, तो इसकी वजह से इसको नाम क्रोमोसोम का दिया गया। आगे क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट स्टडीड मेटाफेज ऑफ बिकॉज द साइज ऑफ क्रोमोसोम इज़ शॉर्टेस्ट ड्यूरिंग मेटाफेज, ठीक है। मैं अगर आपने क्रोमोसोम को यानी देखना है, ठीक है, उसको स्टडी करना है, तो आप मेटाफेस में इसको बेहतरीन तरीके से इसको देख सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि मेटाफेस में वो यानी डीपली वो अलहदा हो जाता है और वो श्रिंक हो जाती है, यानी सुखड़ जाती है, कंडेंस हो जाती है। कैरियोटाइप, ठीक है। अब आते हैं कैरियोटाइप। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ डिफाइंड एज अ स्पीशीज़। हर स्पीशीज़ में क्रोमोसोम की तादाद मुख्तलिफ है, जैसे कि इंट्रो में मैंने कह दिया था। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बीइंग, यानी इंसानों में क्रोमोसोम कितनी होती है, क्रोमोसोम कितनी होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखिए, ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और इसी तरह म्यूकर, ठीक है, फंजाई है, उसमें 2 क्रोमोसोम्स होती है, ठीक है। और इसी तरह मैज यानी पी में, यानी पी प्लांट यानी मटर की प्लांट में जो है 40 क्रोमोसोम्स होती है, ठीक है। और इतने मैज में जो है 20 होती है, फ्रॉग में 26 होती है, चैम्पेंजीन जो मोंकी है, ठीक है, बंदर, उसके अंदर 46 होती है, और जो फ्रूट फ्लाई है उसके अंदर 8 होती है, एस्क्रिस, ठीक है। और ये राउंड वर्म है, ठीक है, इसमें 2 क्रोमोसोम्स होती है जो वर्म होती है, ठीक है। ईच क्रोमोसोम कैन बी आइडेंटिफाई बाय साइज एंड शेप, ठीक है। जैसे कि जो क्रोमोसोम है वो अपने शेप और साइज पे इन्हिसार करती है, ठीक है, डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूँ, ठीक है, ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होती है, ठीक है। 46 में जो 22 जो पेयर होती है, ठीक है, ये सोमेटिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सोमेटिक क्रोमोसोम। और बाकी जो टू पेयर है, ठीक है, टू पेयर, इसको हम कहेंगे सेक्स यानी जिनसी क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक है, जिसमें एक एक्स साथ शक्ल का आता है, एक वाई का शक्ल का आता है, ठीक है। अब हम आते हैं कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज stage each chromosome
कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल सिस्टर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन। ठीक है, तो उसमें जो दो क्रोमोसोम क्या है, पेयर की फॉर्म में हमेशा जोड़ी की शक्ल में मौजूद होती है। ठीक है, वो सिंगल को हम सिस्टर क्रोमोसोम कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर एक किस्म के जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो हेरेडिटरी मटेरियल, इसको इसलिए कहा गया कि ये अलहदा होते हैं किसमें, मियोसिस की अमल में। तो एक जो है डॉटर में या डॉटर सेल में चला जाता है, ये अलहदा अलहदा डॉटर सेल में चले जाते हैं। तो उस हिसाब से ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। बोथ द सिस्टर क्रोमोसोम्स आर कनेक्टेड टुगेदर कॉमन सेंट्रोमियर। ठीक है, ये सेंट्रोमियर किसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम का जो पेयर है दूसरा है, ये जहाँ पे मिले हैं इसको कहा जाता है सेंट्रोसोम। ठीक है, इसको कहते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, और जिस प्रोटीन ने इन दोनों को मिला दिया है इसको कहते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, इसको कहते हैं काइनेटोकोर, जिस प्रोटीन ने दोनों सिस्टर क्रोमोसोम्स को आपस में जुड़े रखा है, और जहाँ पे जुड़ा हुआ है उस पोजीशन को कहा जाता है सेंट्रोमेयर। अराउंड द सेंट्रोमेयर इज अ डिस्क ऑफ प्रोटीन कॉल्ड काइनेटोकोर, जिसको काइनेटोकोर कहा जाता है। डिस्क है जहाँ पे सेल डिवीजन के दौरान जब क्रोमोसोम तकसीम होते हैं तो स्पेंडल फाइबर्स इसी काइनेटोकोर के साथ अटैच होकर दोनों डॉटर जो क्रोमोसोम्स हैं उनको अलहदा किया जाता है। Whereas spindle fibers get attached during the cell division. Each chromatin is consist of single long thread-like DNA associated with एस्टोन प्रोटीन। ठीक है, इसमें जैसे कि डायग्राम में मैंने बता दिया था कि जो क्रोमोसोम के ऊपर जो डीएनए को जो लिपटा गया है, ठीक है, उसमें एस्टोन प्रोटीन है। वो एस्टोन प्रोटीन ही है जो इनको क्या जुड़े रखा है। नन एस्टोन प्रोटीन आरएनए आल्सो प्रेजेंट इन इट। ठीक है, कुछ आरएनए जैसे कि मैसेंजर आरएनए वहाँ पे भी मौजूद होती है। ठीक है, जो मैसेज पैगाम रसानी के लिए साइटोप्लाज्म में वहाँ से आती है, तो फिर राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है। दे आर आल्सो विजिबल, दे आर अच्छा क्रोमोसोम्स आर कन्वर्ट बाय थिन प्रोटीनिशियस शीट कॉल्ड पेलिकल। ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर एक हल्की सी जो है एक यानी जेली लाइक सब्सटेंस होती है, यानी प्रोटीन से बना हुआ है, जिसको हम पेलिकल प्रोटीन कहते हैं। दे आर आल्सो द व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। जैसे कि हमें पता है कि जो क्रोमोसोम डीएनए है वो क्या है, व्हीकल्स है, हेरिडिटरी मटेरियल है, व्हीकल्स है, जो क्या करते हैं एक पेरेंटल जो करेक्टर है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और स्पीशीज़ है, उनके करेक्टर को डॉटर में ट्रांसफ़र करने में क्रोमोसोम और डीएनए का किरदार होती है। फ्रॉम द पेरेंट टू द डॉटर सेल। ठीक है, डॉटर सेल में ये ट्रांसफ़र करती है। तो ये हमारा था सेल यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, हमने सेल के A to Z जो जितने भी इसमें जो ऑर्गेनेलीज थे, ठीक है, उनकी कंपोजिशन थे, उनका स्ट्रक्चर था, उनका जो डिस्कवरी था, साइंस था, सब कुछ हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो उसके बाद हम आएंगे और जो टॉपिक अगर होंगे आपके इस चैप्टर में तो क्लियर करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर मालिकुलर बायोलॉजी में चले जाएंगे। तो फिर वहाँ पर मालिकुलर बायोलॉजी में डेफिनेटली हमें प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल में पढ़ना है, लिपिड के बारे में डिटेल में पढ़ना है, और इसके अलावा विटामिन के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।